हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12 जो हमारा सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन है। तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों की आपको ये बहुत अच्छी तरीका से समझ में आने वाला है। आप साथ ही साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि स्क्रीन पर आपको साइड में मेरे हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पे मिलेंगे। तो चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपना ये देखते हैं, हमने अपना लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था उससे आगे अगर हम ये डिस्कस करते हैं तो यहां आता है बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं तो जैसा कि नाम से ही बच्चों पता चल रहा है, इक्विपोटेंशियल यानी एक ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। यानी कि अगर आपके पास कोई सरफेस है, ये अगर कोई इलेक्ट्रिकल सरफेस है और इस सरफेस के एवरी पॉइंट पर अगर ये आपके इंडिविजुअल अलग अलग आपके पॉइंट्स हैं और अगर सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ये आपके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो हम इसको कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको आप अनदर वर्ड में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यहां लेकर के आते हैं तो क्योंकि वर्क डन क्या होता है आपका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज। जब आपका हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भी, W इक्वल टू होता है डेल्टा V डॉट Q। जब पोटेंशियल एवरी पॉइंट पर सेम है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। तो वर्क डन भी क्या हुआ, 0। तो आप इसके बिहाफ पर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा वो सरफेस है जहां अगर हम किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कराते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन वर्क डन विल बी 0। आप थोड़ा नोट्सों में देख सकते हैं क्या है बच्चों कि एनी सरफेस डेट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, यानी वो आपका कोई भी सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सरफेस हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 0 बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी टेस्ट चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर अगर आप लेकर के जाते हैं तो वहां आपका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप अगर किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं तो वहां कोई वर्क डन नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। मान के चले ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके नॉर्मल होगा, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब अगर सरफेस हम ऐसे कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस टाइप से होगा, अभी भी नॉर्मल रहेगा। सरफेस अगर ऐसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये, सरफेस अगर डाउन तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नीचे। यानी कुल मिलाकर के ये क्या कहता है, इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, नॉर्मल होगा। किसके, सरफेस के। थर्ड पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आपके कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर वहां पे पोटेंशियल उनके पॉइंटों पे सेम नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर, कि जहां आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर पास पास हैं, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है,
पास पास हैं तो वहां आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या मैं अगर ये कहूं कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वीक है, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमारे दूर दूर होते हैं। तो यही इसमें बताया गया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर in the region of strong field and further apart in the region of weak field। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है of a point charge may be defined as the amount of work done in assembling the charge at their location by bringing them in from इन्फिनिटी। यानी किसी भी सिस्टम में आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके किसी पॉइंट पे जब असेंबल करते हो तो उस पॉइंट पर असेंबल करने के लिए आपको जो वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन ही क्या होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क डन है जिसमें आप उस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से ला करके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक असेंबल करते हैं। तो हम यहां लेकर के चल रहे हैं कि ये हमारा कोई चार्ज है Q1, ये पोजीशन P1 पर है, एक चार्ज है Q2 जिसको हम इन्फिनिटी से लेकर के आए हैं Q2 को, और हमने इस पॉइंट पे लाके यहां इसको रख दिया है। तो आगे किस टाइप से कि जो चार्ज है हमारा, जैसे Q1 चार्ज है किसी पोजीशन P1 पर, यहां पे Q2 चार्ज है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है R, और इस Q2 चार्ज को हमने असेंबल किया है इन्फिनिटी से, हमने ला करके यहां पे इसको असेंबल किया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जो आपका चार्ज है Q1, इस Q1 चार्ज की वजह से यहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकालेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज के लिए, इस Q1 चार्ज से इस पॉइंट पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V इक्वल टू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1/R। क्या हो गया जी? Q1/R। अब हम जब इस चार्ज को, ये जो हमारा सेकंड चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q2 है, इसे जो हम इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं प्यारे बच्चों इस पॉइंट P2 तक असेंबल करने के लिए, तो यहां वर्क डन क्या होगा? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वर्क डन आपका होगा, ये जो आपका पोटेंशियल है इसमें मल्टीप्लाई आप कर दोगे Q2 से, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, W/Q2। तो उससे आप यहां कर सकते हैं V की अगर आप ऊपर से वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R मल्टीप्लाई बाई Q2, यानी कि W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। और ये जो वर्क डन है मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। ये है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहां आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी आप किसी सिस्टम ऑफ अनचार्ज पार्टिकल्स के लिए निकालते हैं तो बड़ा सिंपली है बच्चे कि अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं आपके, Q1 है, Q2 है, Q3 है, और वो एक ओरिजिन से अगर R1 R2 R3 डिस्टेंस पर अगर वो असेंबल हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R12, Q1 का फिर Q3 के साथ, Q1 का Q4 के साथ, Q1 का Qn के साथ, एंड सो ऑन। और ये आप डायरेक्ट इसे समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन बच्चों एग्जाम में नहीं आता है, इसके कभी कभी इसका न्यूमेरिकल हमें करना होता है, तो उसके लिए आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों हम चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, अगर हम देखते हैं
डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको डिफाइन करना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर आप डेफिनेशन दें तो प्यारे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि गेन की जाती है या लॉस की जाती है किसके द्वारा, बाय एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन द्वारा जो गेन की गई एनर्जी है या जो लॉस की गई एनर्जी है वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज पोटेंशियल एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल आता है हमारा 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल के। ठीक है, इसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर हमें किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो देखें, हमने ये माना कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका क्या है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है। अगर हम ये लेके चलें कि कोई डाइपोल है, ये क्या है बच्चों, डाइपोल। तो डाइपोल के दोनों कॉर्नर्स पे अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले कॉर्नर पे ये हम लेते हैं या नेगेटिव चार्ज, तो यहां एक फोर्स अप्लाई होगा पॉजिटिव क्यू ई, और यहां आपका नेगेटिव क्यू ई। डाइपोल के दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 2a। ठीक है, अब यहां अगर हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, अगर हम ये देखें कि डाइपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर है, कितने एंगल पर है, थीटा पे। तो अगर ये पॉइंट हम लेकर के चलें कि इसको तो हम ले लें ए पॉजिटिव वाले को, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, अगर आप ये ट्राइंगल देखते हैं बच्चों तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है हमारा ए बी, तो यहां से अगर हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी साइन थीटा। अब क्योंकि ए बी किसके इक्वल है, 2a के, तो 2a साइन थीटा। हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें टॉर्क निकालना है। तो भाई टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है कि आइदर फोर्स, ये जो यहाँ पे दो आपके फोर्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों फोर्सेस में से आपको एक फोर्स लेंगे, तो आइदर फोर्स हमने लिया पॉजिटिव क्यू ई, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी कि AC, और AC की वैल्यू क्या है, 2a साइन थीटा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2a साइन थीटा। अब अगर आप देखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q मल्टीप्लाई 2a E साइन थीटा। अब Q मल्टीप्लाई 2a तो हमारा टॉर्क होता है, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा। और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो गया, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये तो हमारा टॉर्क निकल के आ गया। लेकिन बेसिकली हमें क्या करना था, हमें टॉर्क तो निकालना नहीं था, हमें निकालना है इस टॉर्क के लिए क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए बच्चों हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम वर्क डन लेके चलेंगे कि अगर इस डाइपोल को हमने डी थीटा, एक स्मॉल एंगल डी थीटा अगर हम रोटेट कराते हैं तो कितना वर्क डन होगा। अगर आप इसे रोटेट कराते हैं तो वर्क डन कितना होगा आपका, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा, क्योंकि इस डाइपोल को स्मॉल एंगल डी थीटा रोटेट कराने के लिए आपका जो स्मॉल वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा। लेकिन ये स्मॉल वर्क डन है, अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें तो टोटल वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। अब इंटीग्रेशन में आपका लग जाएगी लिमिट θ1 से θ2, और आपका ये डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है वहां पे, क्योंकि डी डब्ल्यू है टाउ डॉट डी थीटा, और टाउ की वैल्यू PE साइन थीटा इंटू डी थीटा।
तो यहाँ पे कांस्टेंट है पीई, अगर हम बाहर ले लें इंटीग्रेशन θ1 से θ2, और यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, पीछे अगर आप थोड़ा सा देख के चलें इसको, यही तो है। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका, अगर आप यहां देखते हैं कि भाई हमें अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस थीटा, और आपका θ1 से लेकर के लिमिट θ2, जब लिमिट पुट करोगे तो माइनस के पीई और कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, ये आ गया जी, ये है आपका वर्क डन। अब आप इसे अगर देखें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये आ गया जी आपका वर्क डन। ठीक है, क्या आ गया बच्चों, ये आपका वर्क डन आ गया। ये आ गया जी आपका पीई कॉस θ1 माइनस के कॉस θ2। अब अगर हम आगे देखें, ये जो वर्क डन है यही स्टोर होगा आपका किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब यहां पे क्या होता है कि अगर आपका जो डाइपोल है वो ओरिएंटेटेड है कैसे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी कि अगर आपका θ1 क्या है 90 डिग्री है और वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है और आप उसे थीटा एंगल तक लेकर के जाते हैं, यानी θ2 इक्वल टू थीटा, तो U इक्वल टू क्या होगा, पीई कॉस θ1 यानी कॉस 90 माइनस के कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो U इक्वल टू आ गया माइनस के पीई कॉस थीटा। तो ये आ गया बच्चों आपका डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी। अब इस डाइपोल से आपके दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस आपका आता है प्यारे बच्चों कि पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू होती है 0। क्या होती है, थीटा की वैल्यू 0, यानी कि अगर आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और आप उसे फिर क्या लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेकर के आ जाते हैं, तो U इक्वल टू क्या होगा माइनस के पीई कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, और ये आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि यहां अगर आप देखें माइनस के पीई, ये आपकी आ जाएगी एनर्जी। सेकंड पॉइंट आता है जीरो एनर्जी के लिए। भाई केस 2 में अगर हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी की, तो अगर हम पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी की बात करते हैं यानी कि न्यूट्रल कंडीशन की, तो वहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, तो आपका U क्या हो जाएगा माइनस के पीई कॉस 90, यानी आपका ये 0। और अगर हम थर्ड केस में बात करते हैं प्यारे बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, किसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहां हम थीटा इक्वल टू क्या लेंगे 180 डिग्री, यानी कि जब आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टार्टिंग में क्या है परपेंडिकुलर है, और आप उसे रोटेट करा के इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल लेकर के आते हैं, थीटा इक्वल टू है 180, तो आपका U इक्वल टू माइनस के पीई कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस के 1, तो आपका U इक्वल टू आ जाएगा प्लस पीई। ये पोजीशन हो गई प्यारे बच्चों आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, किसकी हो गई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। आगे आता है आपका एक छोटा सा टॉपिक है फ्री एंड बाउंड चार्ज, जो कि आप बहुत अच्छे से ये चीज समझते हुए आ रहे हैं। आपने 11th में भी थोड़ा पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में बात किया था कि फ्री और बाउंड चार्ज क्या होते हैं। तो बच्चों हमारा जो एटम है, हमें पता है कि एटम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के क्या करते हैं, जो हमारा न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होते हैं, उन पे जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस द्वारा अप्लाई किया गया वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके नहीं जा सकते। तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा उसको हम कहते हैं बाउंड चार्ज। और जो हमारी आउटर मोस्ट सेल, जो हमारी आउटर सेल होती है, वहां पर न्यूक्लियस के द्वारा जो अप्लाई किया गया अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा, कम होगा। तो वहां आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं, और वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अगर आप देखें तो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं फ्री चार्ज। तो ये क्योंकि ऐसा एग्जाम में आने वाला ऐसा टॉपिक तो है नहीं बच्चों, बस जनरली समझने का है, तो आप इसे देख सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर सेल ऑफ द एटम्स आर लूजली बाउंड द न्यूक्लियस, तो दे गेट डिटैच्ड from the atom and move freely inside the metal, तो the charge belong to free electrons are called free charge। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बाउंड होते हैं, जो कि आराम से आप न्यूक्लियस से जिनको डिटैच कर सकते हो, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है उसको हम बच्चों कहते हैं फ्री चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में क्या है, बाउंड है, जो न्यूक्लियस के द्वारा जो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो वो जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उनका जो चार्ज होगा उसको बच्चे हम कहते हैं बाउंड चार्ज। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बाउंड चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर, इसी कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत छोटा टॉपिक है, बस जनरल नॉलेज के लिए आपको ये पकड़ना है। तो ये क्या कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, इन जीरो इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चे, जीरो होती है। हम पीछे भी इसको सीख चुके हैं। सेकंड पॉइंट है कि अगर हम जस्ट आउटसाइड द सरफेस बात करते हैं, कि अगर आपका जो कंडक्टर है उसके जस्ट आउटसाइड की अगर आप बात करते हैं, तो वहां पे जो चार्ज होता है कंडक्टर का, यानी चार्ज कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस, यानी अगर हम जस्ट आउटसाइड द सरफेस की बात करते हैं तो कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा कि नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सिस चार्ज रिजाइड्स एट इट्स सरफेस, यानी किसी कंडक्टर के इंटीरियर में चार्ज की वैल्यू जीरो होती है, और उस कंडक्टर का जो टोटल चार्ज है वो कहां रिजाइड्स करता है, उसके सरफेस पर करता है, यानी कि टोटल चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर होगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट सॉरी, कि जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ये मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कराया था तो मैंने आपको जब भी बताया था बच्चों कि अगर हमारा कोई कंडक्टर है तो उसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर के इंटीरियर में जीरो नहीं होता। किसी कंडक्टर के इंटीरियर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जस्ट उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पर है। ठीक है, ऐसे आप इसे समझ सकते हैं कि अगर ये कोई कंडक्टर है, अगर इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उतना ही पोटेंशियल होगा इसके सेंटर में, यानी इस इंटीरियर रीजन में पोटेंशियल ये सेम ही होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इंटीरियर में, जीरो होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस कंडक्टर के ये आउटर सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज डेंसिटी के, किसके जी, चार्ज डेंसिटी के। 6 पॉइंट है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ ए हॉलो चार्ज कंडक्टर, कि अगर आपके पास एक हॉलो चार्ज कंडक्टर है तो उसके इंटीरियर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, यानी अगर हम एक कैविटी की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, अभी कोरोना काल में जो मेडिसिन आपके आए थे कोविशील्ड, कोविशील्ड का मतलब क्या था, कोवी यानी कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो टीका था वो क्या था, कोविशील्ड था।
तो ऐसी अगर हम यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से मतलब है बच्चे कि एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर लेना, एक ऐसा स्पेस प्रोड्यूस कर लेना जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। यानी एक ऐसा स्पेस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि द फिनोमिना ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये वो फिनोमिना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जिसमें हम किसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर लेते हैं, यानी जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट डेट, कौन से फैक्ट पर ये बेस्ड है, ये बेस्ड है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेनिसेस इनसाइड द कैविटी ऑफ ए होलो कंडक्टर, यानी किसी होलो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो। और इसी फैक्ट पर ये बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है बच्चों, वो फिनोमिना है जिसमें हम किसी स्पेस को, किसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर लेते हैं, यानी जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। ठीक है, जैसे आप ये देखें कि बारिश के टाइम में जब बिजली कड़कड़ाती है तो अगर उस थंडर स्टॉर्म से आपको बचना है और आप कार वगैरह में हैं तो कार को आप एकदम क्लोज कर लें, शीशे वगैरह उसके ऊपर करके अगर आप बैठ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक हॉलो कैविटी बन जाएगी और वहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, जिससे आप थंडर स्टॉर्म के जो हिजार्ड्स हैं उनसे आप क्या होगे, बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। और यही इसकी एप्लीकेशंस भी है। क्या है, अगर हम पहली एप्लीकेशंस की बात करते हैं, इन ए थंडर स्टॉर्म अकॉम्प्ड by lighting it is the safest to sit inside a car rather than near a tree or on the open ground। यानी कि थंडर स्टॉर्म के टाइम पे अगर आप कार में बैठे हैं अपनी विंडो वगैरह क्लोज करके तो ये ज्यादा सेफ है आपका रेदर देन फील्ड या किसी ट्री के नीचे खड़े होने से। दूसरा होता है आपका कि सेंसिटिव कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर प्रोटेक्टेड और शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंस बाय प्लेसिंग मेटल सेल्स अराउंड देम। यानी कि अगर आपको सेंसिटिव कंपोनेंट को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है डैमेज होने के लिए तो उसको भी हम क्या कर देते हैं, सील्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सील्ड कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंस है उसका उस सेंसिटिव कंपोनेंट पे या सेंसिटिव डिवाइस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये बच्चों क्या है, ये एप्लीकेशंस है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कराए हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। तो तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।